नमस्कार दोस्तों, आप देखें न्यूज क्रांति में आपके साथ नसीम सिद्दीकी। स्वागत है हमारे शो मुझे कुछ कहना है। आज शो को हम लेके पहुंचे पूरे मुख्यालय के एक निजी पार्क में, जहां पर हम उधर के जो लोग घूमने आए पार्क में उनसे जो हमारे सवाल हैं उनसे हम जवाब लेंगे, और जवाब ऐसे लेंगे कि उनके जो सब जवाब होंगे उनमें भी कोई सवाल होगा। हमारे सवालों में कई सवाल हैं, जैसे वैश्विक महामारी को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। यहाँ पार्क में कई लोग आप देख सकते हैं, हम उनसे सवाल के अपने जवाब लेंगे और जवाब भी होंगे कि उन जवाबों में भी कोई सवाल हो। पार्क में कई लोग घूम रहे हैं, जैसे हम उनसे बात करेंगे। आखिर जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, लगभग उसको 4 माह हो चुके हैं। 4 माह में संख्या घटने की जगह बढ़ रही है। इस स्थिति में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, लेकिन लॉकडाउन कारगर नहीं हुआ है। इसी संबंध में हम एक लोग भैया खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। भैया, हमारा शो में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। मुझे कुछ कहना है। हमारा सवाल ये है, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस दस्तक दिए लगभग 4 माह हो चुके हैं, संख्या कम होने की जगह बढ़ रही है, इसकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। आज संख्या कम से 8 लाख के ऊपर जा पहुंची है। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि ये महामारी हमारे देश की तो है नहीं, चीन से बाहर से हमारी महामारी ये आई है अपने देश में, क्योंकि पहले ही जानकारी हो गई थी। लेकिन हमारी सरकार थोड़ी, उन्होंने अपने कार्यकाल को और दूसरे स्टेट में सरकार बनाने के लिए उधर काम करते रहे उस पर, और एक नमस्ते ट्रंप उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। क्योंकि ये महामारी उस नमस्ते ट्रंप से पहले ही चीन में आ चुकी थी, तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर पहले से जानकारी करके बाहर से जो देश से जो लोग आ रहे थे उस पर अगर रोकथाम लगाई जाती तो आज स्थिति कुछ और होती। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री लोग कह रहे हैं कि जो महामारी है इसका पता लगभग फरवरी से पहले ही लग चुका था, लेकिन स्थिति तब भी काबू में नहीं कर पाए। तब भी जो लॉकडाउन नहीं लगाया था, विदेश यात्रा तब भी चालू थी, और एक सबसे बड़ा कार्यक्रम था जिसमें लाखों की संख्या भीड़ जमा हुई थी, नमस्ते ट्रंप। इस विषय में क्या कहेंगे? वही तो हमने आपको बताया कि नमस्ते ट्रंप एक कार्यक्रम, इतना कोई आवश्यक कार्यक्रम तो नहीं था कि इस देश से ज़्यादा आवश्यक कार्यक्रम नहीं था। उसको रोक के हम लोग पहले ही, अगर सरकार पहले ही व्यवस्था कर लेती, अगर हवाई जहाज के द्वारा जो लोग आते थे उन लोगों की पहली टेस्टिंग वगैरह हो जाती तो ये कार्यक्रम थोड़ी। इसमें कहीं ना सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही रही थी। सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, वायरस को हल्के में लिया। मतलब जब चीन के चिल्ला के इस बात को कह रहा था कि वैश्विक महामारी कोई वैक्सीन नहीं है, ये बहुत ही वायु में फैल रही है। अभी जो कुछ WHO की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया कि वायु में भी फैल रही है वैश्विक महामारी। वहीं एक भैया और भी खड़े हैं, हम उनसे दूसरा सवाल अपना पूछेंगे। लॉकडाउन में श्रमिक, कोरोना फाइटर जैसे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस के साथ पत्रकार के इसका भी हिस्सा है, पत्रकार बंधु हैं, जैसे मीडिया कर्मी हैं, वो भी इसका हिस्सा है, लेकिन सरकार ये नहीं मान रही है। इस विषय में क्या कहेंगे? पहले तो देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों को हम सलाम करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जो है जान की कुर्बानी, जान की परवाह न करते हुए अपनी जो है जान हथेली पे लेते हुए उस चीज़ को दिखाया जो हमारे विदेशी ताकतों ने जो है भारत को जो है जकड़ा है। और चीन से जो भारत में वैश्विक महामारी आई उसका खुलासा जो है हमारे पत्रकार बंधुओं ने किया, और हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने जो है लगातार संघर्ष और मेहनत के साथ जो है कोरोना से ग्रसित मरीजों की सेवा की है, उनको हम सलाम करना चाहते हैं। और पुलिस कर्मचारी जिन्होंने दिन रात अपनी जो है ड्यूटी करके अपनी जान की परवाह ना करके। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम इस पे मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारा सवाल ये है, सरकार ने पत्रकारों को कोरोना फाइटर में नहीं लिया है, ये क्या नीति उनकी ठीक है? ये तो एक बहुत बड़ी उनकी चूक है, जिन्होंने जागृत होने में 2 गज की दूरी का पालन करने में, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। ऐसे लोगों को उसमें फाइटर के रूप में इनको सम्मिलित करना चाहिए था। जैसा भैया ने बताया, कोरोना फाइटर में पत्रकारों को भी सम्मिलित करने था, क्योंकि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज देकर देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकार सबसे पहले कवरेज करके बता देते हैं कहाँ पर संक्रमित मरीज निकला है, आपको क्या क्या सुरक्षा के उपाय अपनाने हैं। इस संबंध में एक लोग भैया और खड़े हैं, उनसे भी जानकारी ले। क्या नाम है? मनोज कुमार दिवाकर नाम है हमारा। कोई आपकी समस्या है जनपद स्तरीय?
समस्या तो तमाम है इस सरकार के अंदर। जो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी पे आप एक जो सर्वे कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ लोगों के ले रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। जो कोरोना की जैसी एक भयंकर महाबीमारी है, इसमें हमारे देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी का जो बहुत ज़्यादा भय दिखा के श्रमिक हैं, मजदूर हैं, बेरोज़गार लोग हैं, वो भारी संख्या में परेशान हुए हैं। और पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए अगर कोई उपस्थित हुआ है तो हमारे देश के तमाम समाज सेवी उपस्थित हुए हैं। सरकार हर जगह विफलता में साबित हुई है। सरकार ने कहीं कोई मदद किसी व्यक्ति की नहीं कर पाई है। जो भी मदद, जो भी प्रयास रहे हैं वो सभी समाज सेवियों के रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि कोरोना का इतना डर, इतना भय मत कायम करो कि कोई घर में भूखों मर जाए। भाई, कोरोना से मरने वालों की संख्या देश के अंदर या प्रदेश के अंदर टोटल जनसंख्या की 1% या 2% हो सकती है। अगर आप कोरोना जैसी बीमारी का एक डर भय दिखाते रहेंगे तो लोग भूखों हजारों करोड़ों की संख्या में मर जाएंगे। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुखद एहसास होगा। और बाकी जो अन्य सरकारों की अपेक्षा जैसे कि विदेश में होता है, वहाँ हमारी सरकारों ने उतना मूलभूत काम नहीं किया है। हमारे यहाँ मंदिर जैसे मुद्दे पे तो काम होता है, लेकिन मेडिकल जैसे मुद्दे पे कभी काम नहीं होता है। आज इस कोरोना जैसी बीमारी में चाहे वो मंदिर हो, 1 मिनट रोकना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल कर दिया। मंदिर जैसे, मस्जिद जैसे मुद्दों पर तो राजनीति और काम हो जाता है, लेकिन मेडिकल बनाने पे काम नहीं होता। आज देश के अंदर अगर देखा जाए, मंदिर की इतनी जरूरत नहीं है जितनी मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत तादाद में बढ़ रही है। इतने अपने यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सक्षम नहीं है कि जो मरीज बढ़ रहे हैं उनको मेडिकल कॉलेज में, आज लॉज, स्कूल, कॉलेज, इन चीज़ों में मरीजों की भर्ती कराई जा रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, ना कि मेडिकल में। स्थिति गंभीर हो चुकी है। सरकार पहले से ही अगर सचेत हो जाती, मंदिर मस्जिद की जगह एक मेडिकल का मुद्दा उठाकर अगर काम करती तो एक बहुत काबिल तारीफ रहती। इसकी सब जनता, देश की जनता तारीफ करती, ना कि आज लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है, सही है। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल करा मेरा आपने। यही सरकार से निवेदन है कि जो देश के अंदर जातिवादी और धर्मवादी जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति से उठ के हमें मानवीय एकता, मानवीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। हम लोग एग्जाम पे सफलता की बात होती है तो कोरोना में हमारे जो पेशेंट हैं उनकी संख्या हम अमेरिका, जापान से करते हैं कि देखो हम उनसे कम हैं। और लेकिन जब सफलता की बात होती है, किसी बात की होती है, तो उसको हम जाके तुलना जो है कि पाकिस्तान से करते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। हमारे देश के अंदर जो सरकारें चलती हैं वो संविधान से चलती हैं। हमें संविधान के हिसाब से सरकार चलाना है, ना कि किसी जाति और धर्म से चलाना है। धर्म से किसी जाति विशेष का कल्याण नहीं हुआ है। संवैधानिक जो प्रक्रिया हैं उसके तहत हमें सरकार चलाना चाहिए। हमें सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों का समानता से सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले आप हमारे चैनल के माध्यम से। जैसे आपने बताया, धर्म जातिवाद को छोड़कर सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कड़े इंतजाम करने, कड़े जो इंतजाम हैं, जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें देनी चाहिए, ना कि जाति धर्म और मुद्दे जो मंदिर हैं और मस्जिद वाले बनाने चाहिए। इससे मतलब और भी हमारे भैया खड़े हैं, उनसे महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। सरकार भाजपा की है, अगर कोई आंदोलन या कुछ करता है तो हर जगह कार्रवाई हो जाती है और मुकदमे लिख जाते हैं। अभी एक ताज़ा मामला भैया आया था, आपने सुना होगा, आगरा में, जहां भाजपा के कुछ लोग थे जो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस थाने के यहाँ पर धरना भी दिया था। उस समय आप क्या कहेंगे? आम जनता के लाने क्या कोई कानून अलग से बनाया गया, भाजपा वालों के लाने अलग से? और सरकार भी भाजपा की है, उन्हें भाजपा के जो कार्यकर्ता है पुलिस के खिलाफ चले जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था, मास्क नहीं लगाए थे, एक बहुत बड़ी घटना थी। और अगर कोई आम जनता के लोग होते, हाल ही का मुकदमा हो जाता है, जेल हो जाती है। इस पर क्या? जो जनता है वो सब समझ चुकी है कि अखिलेश जी की सरकार में जब अखिलेश जी का नेतृत्व था तो बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। आजकल देख रहे हैं आगरा में जो पुलिस द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, दुकान में तोड़फोड़ की जा रही है। तो इस सब से यही होता है कि सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन को थोड़ी हिदायत दें कि वो सही से काम करें। हमारा सवाल ये था, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके लिए कानून अलग से या आम जनता के लाने कानून अलग से? क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था पुलिस के खिलाफ, वो कहाँ तक ठीक है? पुलिस के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता चलेगा, अगर आम जनता या शिकायत करना चाहते तो उनके ऊपर, जनता के ऊपर मुकदमा लिख जाता, भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं लिखा। वो उनकी पार्टी है तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखता। जैसे हम लोग कोई विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे लिख जाते हैं। हम लोगों ने अभी राशन या कुछ भी बांटा था, अतुल प्रधान को देख लो, उन पर कितने मुकदमे लिखाए गए हैं। उन्होंने कितनी मदद की, जो मजदूर लौट रहे थे, बाहर से मजदूर आ रहे थे, तो इस अच्छा काम था मजदूरों को खाना देना, पानी देना। तो इसलिए हम लोगों पर भी मुकदमा लिखा था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे।
सोशल डिस्टेंसिंग न करने पर मुकदमा लिख गया था, जो लोगों की मदद कर रहा था। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता पुलिस के खिलाफ चले जाते हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, थाना घेर लेते हैं। और किसी दुकान को लेकर आगरा में एक मामला आया था, एक भैया और भी खड़े हैं पीछे हमारे, हम उनसे जानना चाहेंगे वे क्या कहना चाहते। भैया हमारा आपसे सवाल ये रहता है, लॉकडाउन में श्रमिक, बेरोजगार और दुकानदार, व्यापारी एक तरफ, दूसरी तरफ किसान है, तो सबसे ज़्यादा परेशान किसान है या जो लॉकडाउन में श्रमिक हैं, जो व्यापारी हैं, दुकानदार, वे परेशान हैं? आज इस लॉकडाउन में तो वैसे सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो व्यापारी हो या कोई मजदूर हो, किसान हो, सभी लोग परेशान हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में ये सबसे बड़ी एक देखने वाली बात है कि जहाँ पर प्रवासी पैदल आ रहे थे, भूखों मर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन पर ध्यान न देकर शराब ठेका खोलने की नीयत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बात शराब- याद था आपको, अभी तक याद था ये चीज़ है। सरकार को शराब जैसी चीज के लिए जहां से सरकार का आय बढ़ रहा है, लेकिन उन बेरोजगार मजबूर लोगों के लिए कोई नियत ध्यान नहीं आई। इसके बाद आप देख रहे हो कि बैंक 20 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज बनाया। ये पैकेज कहाँ गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में है यार। ये पैकेज जाके बैंकों में गया, वो जितने पहुंच वाले लोग थे या उनकी जिनकी बैंकों में पकड़े उन्होंने अपना ले लिया। क्या किसी प्रवासी को कभी कोई लोन मिली है? खादी ग्राम उद्योग विभाग में या उद्योग केंद्र में जितने भी विभाग हैं, जब तक आपके पास पहुंच या पकड़ या पैसा नहीं है, आप कोई भी लोन पास नहीं करा सकते। लॉकडाउन में व्यापारियों की दुकान बंद है, स्कूल बंद है, सारे बंद हैं। इसके बावजूद भी स्कूल वाले अप्रैल से फीस चाहिए उनको, लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे थे, आप फीस जमा करिए। कहाँ से व्यक्ति जमा करेगा, किस तरह से जमा करेगा? बहुत अच्छे सवाल आपने, जो हमारा सवाल था उसका जवाब दिया। और बाद- जवाब के बाद सवाल भी करा है, ये जो स्कूल वाले हैं फीस मांगने लगे हैं। लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, एक बहुत बड़ा पैकेज था, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस पैकेज के आने के बाद अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा के हर चीज़ को लेकर ये पैकेज आया था। लेकिन अभी तक जनता इससे अनजान है किस चीज़ का पैकेज आया था, 20 करोड़ आखिर कहाँ गए, इसका लाभ तो मिल नहीं पाया। किसी को नहीं मिला लाभ, किसी को लाभ नहीं मिला इसका लाभ कहीं नहीं मिला है। आम आदमी आज फिर, जितने प्रवासी बाहर आए थे वो आज फिर बाहर जाने लगे हैं, क्योंकि वो भूख से मरना नहीं चाहते हैं। अपने परिवार को किस तरीके से भोजन कराएंगे? इसके बाद एक और प्रकरण अभी आया है कि बैंक वाले भी आपको परेशान कर रहे हैं इस समय, जबकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि बैंक के जितने NPA खाते हैं या जिन्होंने लोन लिया था और वो किस्तें जमा नहीं कर पा रहे, तो इनको एक समय दिया जाए। लेकिन बैंक के मैनेजर की असभ्य भाषा और प्रेशर बनाने के कारण लोग आत्मदाह करने भी मजबूर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रकरण है। किसान लोग सबसे ज़्यादा परेशान है इससे, व्यापारी हैं, प्रतिष्ठान बंद है, कैसे वो जमा करेंगे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा ये दिक्कत जवाब जो था, जवाब में आपने सवाल शासन प्रशासन के लिए कर दिए। जैसे भैया बताया, सरकार ने कहा था कि बैंक में लोग परेशान नहीं होंगे, भीड़ लंबी लाइनें नहीं लगाने पड़ेगी बैंक में, जहाँ काफ़ी जो पैसा निकालने डालने हर समझते होगी। लेकिन आज भी बैंक में इतनी लंबी लंबी भीड़ कतारें लगी रहती है, न तो सोशल डिस्टेंस का पालन होता है और न ही मास्क लगाए होते हैं। ऐसे कई नियमों का उल्लंघन होता है, आम जनता करते कार्रवाई हो जाती है। बैंक वालों के ऊपर क्यों कार्रवाई, क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं करी जा रही है जिससे लोगों को राहत मिले? और एक भैया खड़े हैं, उनसे पूछा चाहे, पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह सनी, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव हैं छात्र संगठन में। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से भी हैं, सवाल भी आगे समाजवादी पार्टी वाला ही रहेगा। जो लॉकडाउन लगा था या अभी जो खुल गया, अनलॉकडाउन हो गया, इसमें जो शासन प्रशासन की नीतियाँ थी उससे आप कितना प्रभावित थे, कितनी सही थी नीतियाँ, उससे जनता को परेशानी हुई, लाभ हुआ, क्या कहेंगे? जो शासन का प्रशासन का काम होता है कि लोगों को सुरक्षा दी जाए और उन्हें पर्याप्त सुविधा दी जाए, लेकिन प्रशासन ने महामारी के बहुत बड़ा डर फैला के लोगों को इतना प्रताड़ित किया। बाहर से मजदूर आए, श्रमिक मजदूर आए, उन्हें या तो सुविधा प्रदान करो, नहीं तो अगर उन्हें सुविधा प्रदान नहीं कर सकते तो उन्हें कम से कम प्रताड़ित तो मत करो। बाहर से जो लोग आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया और सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पूरा प्रशासन एकदम निहत्था हो गया, कोई सरकार के हाथ में नहीं रहा है। जो चाहती है पुलिस वो करती है। अभी फ़िलहाल कानपुर में जो कांड हुआ उसमें पुलिसकर्मियों को उसने मारा, वो एक अपराधी था, लेकिन अपराधी का मारा जाना उचित है, लेकिन वो कानून के तौर पे अगर होता तो बढ़िया रहता, उसमें राज खुलते, सामने आता, पर्दाफाश। आपके
जो आपने जवाब दिया जवाब टैक्स जवाब है उस पर एक हमारा सवाल है। बताया गया जो दुर्जन अपराधी था उस पर कम लगभग 60 मुकदमे थे, लेकिन मानने के बाद 60 मुकदमे बाद में आ रहे हैं सामने, उससे पहले क्यों नहीं आए? क्या राजनीतिक या शासन प्रशासन को संरक्षण उसको प्राप्त था? बिल्कुल संरक्षण तो प्राप्त अवश्य होगा। अगर इतना अपराधी ऐसे खुलेआम घूम रहा है, ज़रूरी इसमें कोई बड़ा नेता उसका कोई प्रशासन में या कोई बड़ा अधिकारी उसका सपोर्ट कर रहा है, तभी तो इतने दिनों पर खुला घूम रहा है। जब उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया जो जब जनता के सामने आ गया तो मजबूरन उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। फिर भी पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस 7 दिन तक उसको पकड़ नहीं पाई। जब उसने खुद उज्जैन में जाके अपना आत्मसमर्पण किया, जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके सामने कैसे वो उधर कानपुर से उज्जैन पहुंचा, कौन लोगों ने उसकी मदद की, ये उसका पर्दा उठता तो जब सामने पता चलता। लेकिन उसको एक क्रमबद्ध नियमबद्ध जैसे आपने बताया, जो आप बता रहे हैं, जैसे भैया ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारे सवाल जो था तो उनका बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारे सवाल कम पड़ गए लेकिन यहाँ पार्क में आए लोगों के जवाब कम नहीं पड़े। मुझे कुछ कहना है, जैसे हमारा शो का नाम है या शो है, उसमें लोगों ने कई सवाल करे। उन्होंने कहा बताए जो हमारी जो सवाल थे वैश्विक महामारी या अन्य सवाल जैसे लॉकडाउन में सर में कितना परेशान है, कोरोना वायरस से लेकर अन्य जो सवाल थे उन्होंने ऐसे कई जवाब दिए। और भी कई लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि लोगों जो हमारे सवाल हैं, सवाल कम पड़ गए लेकिन लोगों के जवाब कम नहीं पड़े। ऐसे ही में एक और भी कई लोग पार्क में टहलने आए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे कई सवाल हैं उन पर भी। चाचा पहले आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है जी। नाम जानना चाहेंगे पहले आप? हमारा नाम है जगमोहन। जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उससे कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, आदमी हताहत है बुरी तरह से, महंगाई से, हर चीज़ से हताहत है बिल्कुल। और जो श्रमिक थे अभी लॉकडाउन में कितना परेशान हुए हैं, लॉकडाउन लगने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। आने में भी, दोबारा जाने में भी, रास्ते में भी, हर जगह कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई मतलब नहीं। सरकार कह रही है हमने उन्हें लाभ देने के कोई लिए, नहीं, या कुछ लाभ नहीं मिला है कोई सरकार? लाभ। सरकार अपने हर नीति में विफल थी। कहीं बिजली के बिल दुनिया भर के, अब 2 महीना का पिछले वाला था 4,500 रुपये आया था, कहाँ से भरेगा आदमी? बेरोजगार 2017 से हैं, बेरोजगार 2017 से। हाँ, जब से नोटबंदी हुई तब से बेरोजगार हैं। बिल्कुल सही बात। सवाल जो था उसका जवाब 2017 तक जाके पहुंचा, जब 2017 से नोटबंदी से हम लोग बेरोजगार हैं। एक चाचा जी खड़े थे, उन्होंने जैसे बताया क्योंकि सरकार हर नीतियों पे विफल है। जो हमारे सवाल थे सरकार के विरोध में नहीं थे, लेकिन लोगों के जवाब जरूर उन्होंने बताया इस तरह कि हम बेरोजगार हैं या जो सरकार की नीतियां विफल सरकार रही है। इसमें एक भैया और खड़े हैं जैसे हम पहले भी लग रहा है सवाल कर चुके हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि देश में जैसे जिस तरह किसान परेशान हो रहा है, बढ़ते डीजल के दामों में ज़्यादातर किसान परेशाान हो रहा है, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर, उस पर आप कुछ कहेंगे? वैसे भी किसान अभी परेशान था और इसमें रोज़ डीजल और पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, तो इससे और परेशानी तो होगी। अब अगर सरकार को सोचना चाहिए कि किसान वैसे भी घाटे में रहता है, चाहे जितनी अच्छी फसल हो वो भी फिर भी घाटे में रहता है। अभी ओलावृष्टि हुई थी, कुछ किसानों को सम्मान निधि और ये सब मिले भी थे, नहीं मिले थे किसी को। तो जो सम्मान निधि मिली थी और वो देखो गुना शिवपुरी, वहाँ किसानों के ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। हाल ही का मैटर है, कल परसों का, उसकी कोई ज़मीन थी तो वो जेसीबी चलाने आ रहे थे प्रशासन वाले, तो उसने रोका, फिर उसने कीटनाशक दवाएं भी पी ली थी, तो इस पर भी रहम नहीं किया उन्होंने, तो उसको ऊपर बहुत मारपीट की, उसकी पत्नी के साथ मारा। और जो डीजल और ये गैस है तो इस रोज़ बढ़ोतरी हो रही है। सरकार को सोचना चाहिए, वैसे भी लोग बहुत परेशान हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत रियायत दे, किसान को दे। किसान को रियायत मिलनी चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम करके, क्योंकि किसान बहुत परेशान हो चुका है, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। माना कि किसानों को कुछ रियायत दी गई थी लेकिन मंडी बंद थी। क्या रियायत थी? उन्हें गांव से बाज़ार तक आने में कई परेशानी सामना करना पड़ा। कहीं पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं तो कहीं अन्य लोग परेशान कर रहे हैं। किसान हर तरफ से परेशान था और सरकार अपने हर नीति पे विफल रही। तो भैया आप कुछ कह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे, जबकि अभी पेट्रोल के दाम लॉकडाउन में माइनस के नीचे कच्चे तेल के पेट्रोल के दाम चले गए थे, लेकिन फिर भी सरकार ने हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। आज पेट्रोल और डीजल की स्थिति ये है कि दोनों के रेट बराबर हैं। अब किसान क्या करेगा इसमें? सबसे बड़ा करे किसान क्या करेगा? सही जो उनका जवाब है बिल्कुल सही है, हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। कहीं एक भैया और भी खड़े हैं, मुझसे जानना चाहें
अभी कुछ दिनों पहले दुनिया अपराधी खुखार अपराधी ने जिसे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या भी कर दी थी, उसका खात्मा हो गया। बहुत इस सराहनीय कार्य था पुलिस का, जैसे पुलिस को मिठाई खिलाकर लोगों ने वो स्वागत करा था और जब तक बचा रहा है, क्योंकि पुलिस न्याय के लिए कभी पीछे नहीं हटी। आप इस विषय में क्या कहेंगे? मतलब जब उसका एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद उसके 60 मुकदमे सामने आते हैं, उसका आपराधिक इतना भय था कि लोग बोलने नहीं चाह रहे थे। लोग क्या बोलेंगे? शासन प्रशासन भी नहीं बोल पाए क्योंकि 60 मुकदमे अभी तो सामने नहीं आए। वैसे नहीं, हत्या जैसे मंत्री जैसे हत्याओं की थे, उस विषय में कुछ कहेंगे? जो आज के राजनेता हैं, ये लोग राजनीति में अगर आप आज सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं अपराधियों का, दुर्दांत अपराधियों का सहयोग लेके ये लोग आगे बढ़ते हैं। इन अपराधियों के सहारे ये लोग वहाँ पे अपनी राजनीतिक पैठ बनाते हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल क्रिएट करते हैं। तो ऐसे अपराधी को जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकाउंटर किया है, ये प्रक्रिया जो इनकाउंटर की है वो मैं उसे सही नहीं मानता हूँ। अगर हम लोग इसी प्रकार से इनकाउंटर करते रहेंगे तो जैसे शरीयत कानून होता है इस्लाम धर्म में, उनका जो आदेश होता है वो कर दो, आप गोली मार दो, किसी को तलाक दे दो, तो हम लोग भी उसी व्यवस्था में जा रहे हैं। मनुवाद जो इस देश के अंदर था, मनुस्मृति, उसमें भी यही था कि आपको जो सामाजिक दृष्टिकोण में दिखाई दे, जो लोग समझते हैं वो उसको कर दिया जाए, उसे सजा दे दी जाए। आप एनकाउंटर ठीक था लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका आपका कहना है? इनकाउंटर ही ठीक नहीं है। हमें जो भी करना है वो संविधान के दायरे में आके करनी है। किसी भी व्यक्ति को एक फालतू का बेवजह के अपराध लगा के भी उसको दोषी बना के इनकाउंटर किया जा सकता है। आज तो ये मान लीजिए अपराधी था, ये साफ था कि अपराधी इनकाउंटर किया गया, लेकिन इसकी आड़ में तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जिनका एक झूठा माहौल बना के उसको इनकाउंटर किया जा सकता है। अगर ये लोग जो हैं संविधान के दायरे में अगर आते तो कोर्ट में सारे साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, उसके आधार पर होता है। अपराधी था तो अपराधी तो कोर्ट में साबित हो ही जाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इनकाउंटर की प्रक्रिया है, ये ट्रेंड को युवा लोग देखना बंद कर दें। जो युवाओं की आवाज़ रहती है कि इनकाउंटर हो, ये संविधान के माध्यम से जो भी होना चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर अगर होगा तो कहीं ना कहीं कोई एक निर्दोष व्यक्ति भी इनकाउंटर में मारा जाएगा। अगर इनकाउंटर ही करना है तो देश के अंदर जो जज की नियुक्ति की प्रक्रिया है, कोर्ट है, संविधान है, बंद कर दीजिए। हमें जो भी करना है, अपराधी जितना भी मजबूत हो वो कोर्ट के माध्यम से भी सजा उसे दी जा सकती है। कोर्ट के माध्यम से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, जल्दी से जल्दी की प्रक्रिया जो उस पर लोग संविधान में लेके आए लोग। आपने जैसे बताया उन्होंने कोर्ट के माध्यम से, उन्हें संविधान के माध्यम से उसे सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसे ही सवालों की जो जनता के सवाल हैं, राजनीतिक सवाल हैं, अन्य सवाल हैं, अन्य मुद्दे हैं, जो उन सबको देखने के लिए देखते रहिए हमारा शो मुझे कुछ कहना है।